तो इस कहानी की शुरुआत होती है दो बहनों से जिन्होंने दिन रात एक करके पैसे जोड़े और अपने सपनों का एक अपार्टमेंट खरीद लिया। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की, असल में वो घर एक भूतिया घर है। उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही वक्त बाद जूही ऊपर से आने वाली आवाजों से तंग आ चुकी थी। परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उसने सीलिंग पर स्पॉन्ज पैड्स लगाने का फैसला किया ताकि डिस्टरबेंस कम हो सके। लेकिन जब वो अपना काम खत्म करने ही वाली थी तो वही डरावनी आवाजें उस पूरे फ्लैट में गूंजने लगी। तब जूही ने तुरंत अपना कैमकॉर्डर उठाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि ऊपर वाले पड़ोसियों से बात करते वक्त उसके पास सबूत रहे। पर तभी उसे बालकनी से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इसी बीच अचानक फोन की घंटी बजी, पर जूही ने जब फोन उठाया तो फोन के अंदर से भी वही डरावनी आवाज आ रही थी और उसका टीवी भी अपने आप ही ऑन हो गया था। और जूही को कुछ समझ में आने से पहले ही एक जोरदार आवाज के साथ उसके पूरे घर की लाइट चली गई। अब जूही ये समझने की कोशिश कर ही रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है कि तभी लाइट वापस आ गई। लेकिन लाइट आने के बाद जूही को वो आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। पर आखिर इसके बाद जूही के साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। तो अब इस हादसे के बाद 4 दिन बीत गए थे और जूही की बहन यूयोंग अपने काम पर थी। वहाँ काफी देर से यूयोंग का फोन बज रहा था जो कि यूयोंग को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया, क्योंकि यूयोंग को सुनने के लिए अपने कान में मशीन लगानी पड़ती है। और उसने जब वो मशीन लगाई तो उसके फोन पर कई कॉल्स आई हुई थी। दरअसल जूही पिछले 4 दिनों से ऑफिस नहीं आई थी, इसलिए उसकी कंपनी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने तुरंत उसकी बहन यूयोंग से कांटेक्ट किया। लेकिन यूयोंग ओवरटाइम की वजह से कंपनी के डॉर्मेटोरी में ही रहती थी, इसलिए काफी वक्त से दोनों बहनों की बात ही नहीं हुई थी। इसलिए यूयोंग इस सब का पता लगाने के लिए जब अपने घर पहुंची तो उसे दरवाजे पर एक नोट मिला जिस पर लिखा हुआ था कि घर के अंदर शोर मत करो। जिसके बाद जैसे ही यूयोंग ने घर के अंदर कदम रखा तो वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि लिविंग रूम पूरी तरह से तहस नहस हुआ पड़ा था और उसकी बहन का बेडरूम किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। जिसे देखकर गुस्से में उसने अपनी बहन को कॉल भी की, पर उसका फोन बंद आ रहा था। तभी यूयोंग को याद आया कि कैसे उसकी बहन हमेशा ऊपर से आ रहे शोर की शिकायत करती थी, पर यूयोंग को सुनने में दिक्कत थी और वो बिना हेयरिंग एड के कुछ नहीं सुन सकती थी। इसलिए वो कभी समझ ही नहीं पाई कि उसकी बहन किस मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी। यूयोंग ने अपनी बहन की परेशानी को कभी सीरियस नहीं लिया था, बल्कि उसने तो ये तक कह दिया था कि अब जब फ्लैट खरीद ही लिया है तो जैसा भी है हमें एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और अपनी बहन की ये बेरुखी देखकर जूही बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन अब यूयोंग को भी शक होने लगा था कि शायद उसकी बहन के गायब होने का राज उन आवाजों में ही छुपा है। इसलिए सच्चाई जानने के लिए वो जूही के ऑफिस चली गई और उसके करीबी दोस्त कीहुन से मिली। कीहुन ने उसे बताया कि मेरी जब भी फोन पर जूही से बात होती थी वो हमेशा पूछती थी कि क्या उसे भी कोई अजीब आवाज आ रही है, पर कीहुन को कभी कुछ भी सुनाई नहीं दिया और यूयोंग ये सुनकर हैरान रह गई। खैर अब वहाँ से घर आने पर यूयोंग को अपनी बहन का फोन मिला जो कि बंद था और ये बात उसे थोड़ी खटकने लगी, क्योंकि जूही कभी भी अपना फोन छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। मगर जैसे ही वो चार्जर उठाने के लिए नीचे झुकी, उसकी नजर फर्श पर पड़े एक बड़े फफूंद के धब्बे पर पड़ी, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर गई थी। अब इसी बीच किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरअसल बाहर उनका पड़ोसी था जो उनके नीचे वाले फ्लैट में रहता है, और उसने यूयोंग से कहा कि वो आवाज करना बंद कर दे, क्योंकि पिछले कई दिनों से उसके फ्लैट से आवाजें आ रही थी। तब यूयोंग ने उसे समझाया कि पिछले कुछ दिनों से घर में कोई भी नहीं था तो ये आवाजें कहीं बाहर से आ रही होंगी। लेकिन उस आदमी ने यूयोंग की एक नहीं सुनी और जाने से पहले यूयोंग को धमकी दी कि अगर तुमने दोबारा शोर किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और ये जो भी हो रहा था उससे यूयोंग का डर और भी बढ़ गया था। अब इसके अगली सुबह यूयोंग सिक्योरिटी गार्ड के पास जाकर पूछने लगी कि मेरी बहन कहाँ है। तो गार्ड ने बताया कि कुछ वक्त पहले जूही ने शोर की शिकायत की थी, पर उसके बाद से वो मुझे दिखी ही नहीं। और जब यूयोंग ने अपने पड़ोसी की धमकी के बारे में जिक्र किया तो गार्ड ने कहा कि वो बेचारा तो खुद इस शोर से परेशान है। गार्ड ने बताया कि यहाँ फ्लैट नंबर 604 में काफी अजीब चीजें हुई थी और हैरानी की बात यह थी कि वो 604 नंबर वाला फ्लैट यूयोंग का ही था। पर इससे पहले कि गार्ड बता पाता कि फ्लैट 604 में कौन सा खौफनाक हादसा हुआ था कि तभी वहाँ एक औरत ने आकर गार्ड से शिकायत की बेसमेंट से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। जिसे सुनकर जब गार्ड और यूयोंग उस औरत के साथ बेसमेंट में आए तो वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। गार्ड ने बताया कि पिछले 10 सालों से कुछ लापरवाह लोग यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं। बेसमेंट के लॉक होने के बावजूद लोग खिड़की से कचरा अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कचरे का ढेर लग चुका है। मगर इसी बीच वहाँ पर एक और औरत आ गई जो कि इस बिल्डिंग की कमेटी हेड है, और उसने कंप्लेंट करने वाली औरत से कहा कि इस गंदगी को साफ करने का खर्चा करोड़ों में
है इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और इस बहसबाजी के बाद वो औरत वहाँ से चली गई। खैर अब इसके कुछ दिनों के बाद यू योंग ने अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि वो पूरा वक्त अपनी बहन की तलाश में लगा सके। इत्तेफाक से आज उसका बर्थडे भी था और घर की तलाशी लेते वक्त उसे एक गिफ्ट मिला जो कि जोही ने उसके लिए खरीदा था। उस बॉक्स के अंदर एक ईयरबड था जिसके अंदर जोही ने अपनी बहन के लिए काफी अच्छी बातें रिकॉर्ड की हुई थी और उन बातों ने यू योंग को थोड़ा सा इमोशनल कर दिया। जोही हर साल अपनी बहन के जन्मदिन पर उसके लिए ढेर सारा किमची बनाती थी क्योंकि यू योंग को किमची खाना बहुत पसंद था, पर इस साल उसे ये खिलाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन इसी दौरान यू योंग के दिमाग में ख्याल आया। उसने अपनी बर्थ डेट को पासवर्ड की तरह इस्तेमाल किया जिससे जोही का फोन अनलॉक हो गया। जिसके बाद उसने उस नंबर पर फोन किया जिस पर जोही ने आखिरी बार कॉल की थी, पर वो नंबर बंद था, इसलिए फिलहाल यू योंग ने उस नंबर को सेव कर लिया। अब इसके बाद यू योंग को उस फोन में ढेर सारी रिकॉर्डिंग्स मिली। यू योंग उनमें से एक रिकॉर्डिंग सुन ही रही थी कि तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आने लगी जैसे कोई भाग रहा हो, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आवाजें फोन से आई थी या फिर ऊपर वाले फ्लोर से। अब उसने अपने बेडरूम में जाकर दोबारा रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें से उसे जोही की आवाज भी सुनाई दी जो कि काफी डरी हुई थी। लेकिन तभी उसे रिकॉर्डिंग में किसी दूसरे शख्स की आवाज सुनाई दी, मगर वो क्या बोल रहा था ये उसे साफ सुनाई नहीं दे रहा था। जिसके दौरान अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आ रही हो, पर जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसके अगले ही पल उसे लगा जैसे उसकी बहन ने उसके कान में कुछ कहा हो और इससे वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसी दौरान अचानक डोरबेल बजी और इस बार यू योंग को दरवाजे के बाहर से अपनी बहन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी जो उसे दरवाजा खोलने को कह रही थी। मगर जब यू योंग ने दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो वो बुरी तरह से डर गई। जिसके अगले ही पल यू योंग को भी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी जो कि इतनी तेज थी जैसे वो यू योंग के कान ही फाड़ देंगी। लेकिन कुछ ही देर में यू योंग की आंख खुल गई क्योंकि ये बस उसका एक बुरा सपना था। अब इसके अगले दिन की होन यू योंग से मिलने आया और बातों ही बातों में उसने यू योंग को बताया कि वो पिछले 6 महीनों से जोही का बॉयफ्रेंड है, लेकिन कई दिनों से उसका कांटेक्ट भी जोही से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो जोही को ढूंढने में यू योंग की मदद करना चाहता था। इसी दौरान जोही के फोन पर उसी नंबर से फोन आया जिस पर यू योंग कॉल करने की कोशिश कर रही थी। वो कॉल एक औरत की थी और यू योंग और की होन बिना किसी देरी के उस औरत से मिलने लोकल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चले गए, जहाँ उन्हें एक ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उनके होश उड़ा दिए। उस औरत ने उन्हें बताया कि जोही ने मुझे इसलिए कॉल किया था क्योंकि वो जानना चाहती थी कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती है वहाँ कोई मर गया था क्या, क्योंकि उसे जो आवाजें सुनाई दे रही थी ये सब उसे किसी भूत का काम लग रहा था। जिसके बाद उस औरत ने जोही को सच्चाई बता दी थी कि कुछ महीने पहले अपार्टमेंट 604 में एक औरत रहती थी। उसने शिकायत की थी कि उसे बहुत शोर सुनाई देता है और दावा किया था कि उसने घर में भूत देखे हैं, मगर इसके कुछ दिनों के बाद उसके घर से बदबू आने लगी और पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। और ये सुनते ही यू योंग की रूह कांप उठी। तो अब इस सब के बाद जब यू योंग की होन के साथ वापस लौटी तो उसे फिर से दरवाजे पर एक नोट मिला जिस पर फिर से वही लिखा हुआ था कि अगर तुमने शोर करना बंद नहीं किया तो हम पुलिस को बुलाएंगे। और यू योंग को पूरा यकीन था कि ये उसी आदमी का काम है जो उसे धमकी देकर गया था। खैर अब इस सब के बाद वो लोग अंदर आए और की होन जोही के मिसिंग फ्लेयर्स बनाने में लग गया। इसी दौरान यू योंग को पुलिस की कॉल आई और यू योंग ने उनसे कहा कि मुझे अपने पड़ोसी पर शक है क्योंकि वो अक्सर मेरे दरवाजे पर नोट चिपकाता रहता है और उसने मुझे धमकी भी दी थी। इसलिए यू योंग को पूरा शक था कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है, मगर कानून सबूत मांगता है और पुलिस के पास उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लेकिन इसी दौरान पुलिस ने बताया कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की थी और उसके मुताबिक जोही अपार्टमेंट की बिल्डिंग से कभी बाहर गई ही नहीं थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर जोही का फोन और वॉलेट घर पर ही है और वो बाहर भी नहीं गई तो वो अब भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। पर तभी अचानक डोरबेल बजी और दरवाजे पर यू योंग का वही बदतमीज पड़ोसी खड़ा था, मगर इस बार दरवाजा की होन ने खोला जिसे देखकर उसने बस इतना कहा कि रात के वक्त शोर मत मचाया करो और वहां से चला गया। पर वहां से अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचते ही उस आदमी ने एक छुपाया हुआ चाकू निकाला क्योंकि उस शोर ने उसे पागलपन की हद तक पहुंचा दिया था। पर इस सबको नजरअंदाज करते हुए यू योंग ने अपनी बहन की तलाश जारी रखी और जगह जगह उसके मिसिंग फ्लेयर्स लगाने लगी, जिसके दौरान उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी
गई जो कि बेसमेंट की खिड़की को बड़े गौर से घूर रहा था। तब उत्सुकता में यू योंग भी नीचे झुकी और मोबाइल की फ्लैशलाइट से अंदर देखने की कोशिश करने लगी, मगर तभी पीछे से फ्लैट 804 में रहने वाली योंगिन आ गई, जिसने यू योंग को साफ वार्निंग दी कि वो यहाँ फ्लेयर्स ना लगाए, क्योंकि असल में इस साल रीडेवलपमेंट की वोटिंग होनी थी और रेजिडेंट कमेटी की हेड नहीं चाहती थी कि कोई भी स्कैंडल या फिर अफवाह उनके घरों की कीमत गिरा दे। तो अब इस सब के बाद घर लौटकर यू योंग मायूसी से उन फ्लेयर्स को देख ही रही थी कि तभी अचानक उसे दरवाजे के डिजिटल लॉक खुलने की आवाज आई, जिसके अगले ही पल जो ही दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और उसे देखकर यू योंग के होश उड़ गए। तब यू योंग खुशी के मारे उसे गले लगाने भागी, मगर उसकी बहन उसे बेरुखी से धक्का देकर सीधा अपने बेडरूम में चली गई। पर जैसे ही यू योंग उससे पूछताछ करने के लिए उसके कमरे में गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली तो जो ही फांसी पर लटकी हुई थी और इस सब के डर से उसकी नींद खुल गई, क्योंकि ये सब बस उसका एक बुरा सपना था। जिसके बाद पानी पीने के लिए जब यू योंग किचन में गई तभी उसे बालकनी पर किसी का साया नजर आया, जिससे डर के वो वहाँ से भागने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके मेन डोर पर उसका वही पड़ोसी खड़ा था और वो पागलपन में उसके दरवाजे के कोड को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। तब थोड़ी हिम्मत जुटाकर यू योंग ने किचन से एक चाकू उठाया और बालकनी की ओर बढ़ी, पर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जब उसने दरवाजे के छेद से बाहर देखा तो उसका पड़ोसी भी वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसका पड़ोसी उस शोर की वजह से पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। वो हर फ्लोर पर जाकर चीख रहा था, इस शोर का जरिया ढूंढ रहा था। पर इसी दौरान अचानक उसे वहाँ एक भूत दिखा और वो डर के मारे पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एक शीशे को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खैर, अब इसके अगली सुबह पुलिस के सायरन की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी, जिसे सुनकर जब यू योंग नीचे भागी तो उसने देखा कि मरने वाला शख्स उसका वही पड़ोसी था जो अक्सर उसे परेशान करता था। इसलिए उसने तुरंत एक पुलिस ऑफिसर से कहा कि अब जब ये मर चुका है तो कम से कम अब तो इसके घर की तलाशी ले लो, क्योंकि मुझे अब भी लगता है मेरी बहन वहीं कहीं कैद है। मगर पुलिस वाले ने उसे बताया कि उसके घर की तलाशी पहले से ही ली जा चुकी है और वहाँ किसी के होने का कोई निशान नहीं मिला। दरअसल अब पुलिस को भी लगने लग गया था कि यू योंग अपनी बहन के गम में अपना दिमागी संतुलन खो रही है, इसलिए उस ऑफिसर ने उसे बिना किसी सबूत के किसी पर भी इल्जाम ना लगाने की हिदायत दी। अब इसी दौरान वहाँ की कमेटी हेड वहाँ पहुंची और उसने यू योंग को धमकाते हुए कहा कि वो कॉलोनी की रेपुटेशन को खराब करना बंद करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने ये भी कहा कि अपार्टमेंट 604 शायद मनहूस है, क्योंकि जो भी वहाँ रहता है वो पागल हो जाता है और उसके ऊपर और नीचे वाले पड़ोसी भी कभी नॉर्मल नहीं थे। तब इन बातों का मतलब समझने के लिए यू योंग फ्लैट 804 की योंगिन के पास गई, जहां एक छोटी बच्ची उसके पीछे से दौड़ती हुई निकल गई और योंगिन ने उससे कहा कि ये मेरी बेटी है। जिसके बाद योंगिन ने उसे बताया कि 704 में रहने वाली एक औरत अक्सर शोर की शिकायत किया करती थी, पर जब वो आवाजें बंद नहीं हुई तो बदला लेने के लिए वो कुर्सी पर खड़ी होकर सीलिंग को फ्राइंग पैन से मारने लगी ताकि ऊपर वालों को सबक सिखा सके। मगर उस शोर से 604 में रहने वाला शख्स इतना ज्यादा भड़क गया कि उसने 704 में घुसकर उस औरत पर हथौड़े से हमला कर दिया। पर इससे वो औरत तुरंत नहीं मरी, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक वो दीवारों और फर्श पर मदद के लिए मारती रही और उसके मुंह से दांत पीसने की खौफनाक आवाजें आती रही। पर पड़ोसियों ने इसे बस शोर समझकर इग्नोर कर दिया और जब उसकी लाश मिली तो रीडेवलपमेंट के चक्कर में सबने मिलकर इस सच्चाई को दबा दिया। पर हैरानी की बात यह थी कि तब से 604 में रहने वाला वो आदमी भी गायब है। लेकिन इसके बाद जब यू योंग ने पूछा कि अब 704 में कौन रहता है, क्योंकि अक्सर वहाँ से शोर सुनाई देता है, तो योंगिन का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि योंगिन का कहना था कि उस औरत की मौत के बाद से वो फ्लैट खाली पड़ा है। ये सब सुनने के बाद यू योंग काफी डर गई थी, पर उसने हार नहीं मानी। वो अगले दिन फिर से निकल पड़ी अपनी बहन के फ्लेयर्स लगाने। पर तभी उसकी नजर एक ऐसी जगह पर पड़ी जहां उसने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वहां रीडेवलपमेंट की मीटिंग चल रही थी और कमेटी की हेड दिखावे की हमदर्दी जताते हुए उस आदमी की मौत पर दुख जता रही थी जो कि छत से गिरकर मरा था। इसी दौरान यू योंग की नजर नीचे पड़ी जहाँ उसकी बहन के फ्लेयर्स लोगों के पैरों तले कुचले जा रहे थे, जिससे गुस्से में आकर यू योंग ने चीखते
हुए कहा कि मुझे रीडेवलपमेंट की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस अपनी बहन चाहिए जो कि इसी बिल्डिंग से गायब हुई है। तब कमेटी हेड ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, जिसके दौरान उन दोनों में हाथापाई हो गई, जिसके बाद लोग उन्हें अलग करने लगे। मगर यूयोंग का बस एक ही नारा था कि मेरी बहन इसी बिल्डिंग में कहीं छुपी है। पर इसी दौरान कीहुन वहां पहुंचा और वो यूयांग को भीड़ से बाहर ले गया, जहां उसने यूयोंग को एक ऐसा राज बताया जिसने यूयोंग के होश उड़ा दिए। कीहुन ने बताया कि रिकॉर्ड्स के मुताबिक 604 वाला वो आदमी बिल्डिंग से बाहर कभी गया ही नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि वो अब भी यहीं कहीं छुपा हुआ है और हो सकता है इस बिल्डिंग में कोई ऐसी जगह हो जहां हम लोग अब तक गए ही नहीं। तब ये सुनते ही यूयोंग का ध्यान उस बेसमेंट की ओर गया जहां इतनी बदबू थी कि किसी ने आज तक वहां जाकर देखने की हिम्मत ही नहीं की थी। इसलिए वो दोनों हिम्मत जुटाकर उस अंधेरी और बदबूदार बेसमेंट में दाखिल हुए और उन दोनों ने कचरे के ढेर में तलाश करना शुरू कर दिया। कीहुन अपना कैमकॉर्डर ऑन करके रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो जगह भी काफी बड़ी थी, इसलिए वो लोग अलग अलग होकर आगे बढ़ने लग गए। जिसके दौरान अचानक कीहुन की नजर कोने में पड़े एक साए पर पड़ी, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि 604 का वही गायब हो चुका शख्स लेटा हुआ था। कीहुन ने जैसे ही देखना चाहा कि वो आदमी जिंदा है या नहीं, तभी कान फाड़ देने वाली आवाजें आने लगी और इसके अगले ही पल उस आदमी का कटा हुआ सर सीधा कीहुन के पैरों के पास आ गिरा। वहीं यूयोंग को कुछ भी खास नहीं मिला था, इसलिए वो कीहुन की ओर बढ़ने लगी, मगर इस बार उसे कीहुन कुछ बदला बदला सा लगा। उसने पास जाकर देखना चाहा, पर तभी यूयोंग को भी वही डरावनी आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद उसने देखा कि कीहुन का शरीर अजीब तरह से झटके खा रहा था, जिससे डरकर वो 2 कदम पीछे हटी। पर अगले ही पल कीहुन ने एक जानवर की तरह उस पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिसके दौरान यूयोंग उसे बार बार पुकार रही थी, पर कीहुन की आंखों में सिर्फ मौत थी, जैसे उस पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया हो। तब अपनी जान बचाने के लिए यूयोंग ने पास में पड़ा एक पत्थर उठाया और जोर से कीहुन के सर पर दे मारा, जिसके बाद वो तुरंत वहां से भागी और लोहे की सीढ़ी पर चढ़ने लगी। मगर तभी पीछे से कीहुन ने उसकी टांगे पकड़ ली और अब यूयोंग को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर इस नाजुक मोड़ पर कमेटी की हेड वहां फरिश्ता बनकर आई और उसने यूयोंग को बेसमेंट से बाहर खींचकर उसकी जान बचा ली। खैर, अब यूयोंग की जब आंख खुली तो उसने खुद को प्रॉपर्टी ऑफिस में पाया, जहां उसके जख्मों पर पट्टी बंधी हुई थी और वो ये देखकर दंग रह गई कि उसकी जान बचाने वाली वही कमेटी हेड थी जिसे वो अब तक बुरा समझ रही थी। कमेटी हेड ने उसे बताया कि इत्तेफाक से मैं बेसमेंट के पास से गुजर रही थी, जिसके दौरान मैंने तुम्हें देखा और वहां से बाहर निकाल लिया और अब पुलिस उस बेसमेंट की तलाशी ले रही है। तब वहां पर उस हेड के बेटे को देखकर यूयोंग ने उससे पूछा कि लगता है इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, एक आपका बेटा और दूसरी योंगिन की बेटी। लेकिन कमेटी हेड ने कहा कि योंगिन की कोई बेटी नहीं है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले एक डिलीवरी वाले ने उसकी बेटी को टक्कर मार दी थी और उस हादसे में उसकी बच्ची मर चुकी है। और ये सुनते ही यूयोंग के होश उड़ गए, क्योंकि उसे साफ याद था कि उसने योंगिन के घर में एक छोटी बच्ची को देखा था। तब इसी दौरान यूयोंग को पुलिस का फोन आया और बेसमेंट में पहुंचते ही यूयोंग ने देखा कि कीहुन मर चुका था, जिसके बाद यूयोंग ने रोते हुए पुलिस को बताया कि बेसमेंट में एक लोहे का दरवाजा है और मुझे लगता है मेरी बहन वहीं पर है। पर पुलिस ने साफ कह दिया कि उन्हें वहां ऐसा कोई दरवाजा नहीं मिला। तब पुलिस को लगा कि सदमे की वजह से यूयोंग का दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने उसे दोबारा बेसमेंट में ना जाने की वार्निंग दी। लेकिन एक बहन की उम्मीद अब भी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो चुपके से अकेली ही बेसमेंट में चली गई और वहां पर उसे अपनी बहन का कैमकॉर्डर मिल गया, जिसमें से वीडियो प्ले करते ही उसके सामने वो काला सच आया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उस वीडियो में दिखा कि जो ही फ्लैट नंबर 804 में दाखिल हुई थी, जहां कई सारी वाइब्रेशन मशीन्स लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो सारा शोर योंगिन ने खुद पैदा किया था। उस वीडियो में योंगिन किसी अनजान शख्स से बात कर रही थी, जबकि उस कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था, जिससे डरकर भागते हुए जो ही गिर गई और योंगिन ने एक कप उसके सर पर दे मारा। और इस वीडियो को देखकर ये साफ हो चुका था कि असली कातिल योंगिन ही थी। मगर तभी योंग को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और उस आवाज का पीछा करने पर एक कोने में उसे अपनी बहन जो ही मिल गई, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो बेहोश पड़ी थी। तब जल्दी से यूयोंग ने बेहोश पड़ी अपनी बहन को जगाया और उसे लेकर वहां से बाहर की ओर जाने लगी। मगर उनके बाहर निकलने के रास्ते पर योंगिन उनकी मौत बनकर खड़ी थी। योंगिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और हाथ में वही हमला करने वाला हथौड़ा पकड़ा हुआ था। तब उससे बचने के लिए यूयोंग ने तुरंत वही लोहे का दरवाजा बंद किया और अपनी बहन को लेकर दूसरी दिशा में भागने लगी। यानी कि अब ये एक चूहे बिल्ली का खेल बन चुका था, जहाँ एक तरफ भटकती हुई रूह थी तो दूसरी ओर एक पागल औरत और बीच
बीच में फंसी थी वो 2 बहनें। तब यू योंग ने अपनी बहन को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और अकेले ही योंगिन का सामना करने निकल पड़ी, जहां जोंगिन ने खुद ही अपने सभी गुनाहों का खुलासा करते हुए कहा कि मैंने ही उस 704 वाली औरत को मौत के घाट उतारा था। असल में वो औरत हमेशा योंगिन की बेटी के शोर की शिकायत करती थी, जिससे तंग आकर योंगिन ने अपनी बेटी को नीचे खेलने भेज दिया, जहां एक डिलीवरी ट्रक ने उसे कुचल दिया। इसलिए योंगिन ने अपनी बेटी की मौत की जिम्मेदार उस 704 वाली औरत को मान लिया और उसका कत्ल कर दिया। और ये सब बताने के बाद योंगिन धीरे धीरे हथौड़ा लेकर यू योंग की ओर बढ़ने लगी, पर यू योंग ने तुरंत वहां से भागकर खुद को एक जगह पर छुपा लिया। मगर वहां भी उसे वही कान फाड़ देने वाली भूतिया आवाजें सुनाई देने लगी, जिनसे बचने के लिए यू योंग ने अपना हेयरिंग एड ही निकाल दिया। लेकिन अगले ही पल बिना किसी आहट के योंगिन उसके सामने आ गई और उसने जोरदार हथौड़ा यू योंग की पीठ पर दे मारा और वो जमीन पर ढेर हो गई। जिसके बाद योंगिन ने उसके ऊपर बैठकर फिर से उस पर वार किया, पर इस बार यू योंग ने उसके वार को रोक लिया। मगर तभी वहां पर वही अजीब सी दांत पीसने वाली आवाज गूंजी, जिसे सुनकर जैसे ही योंगिन पीछे मुड़ी तो उस 704 वाली औरत की आत्मा ने योंगिन पर हमला कर दिया। तब इसी मौके का फायदा उठाकर यू योंग ने भागते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर तभी योंगिन फिर से उसकी ओर बढ़ी। मगर इस बार वो हमला नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी जान की भीख मांग रही थी। पर जैसे ही यू योंग की नजर 704 वाली औरत की आत्मा पर पड़ी तो उसने बिना देरी के उस दरवाजे को बंद कर दिया। जिसके बाद उस आत्मा ने योंगिन को जख्मी करके बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जैसे उसने उसे छोड़ा था। और अब योंगिन भी दरवाजे पर मार मार कर मदद मांग रही थी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, जबकि यू योंग अपनी बहन को लेकर वहां से निकल गई। खैर, अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे बढ़ी और अब 704 में रहने एक नई लड़की आ गई थी। वो लड़की यहाँ एक नई पड़ोसन होने के नाते यू योंग से दोस्ती करने आई थी और उन दोनों बहनों ने भी खुशी खुशी उसका स्वागत किया। पर हैरानी की बात ये थी कि उस लड़की को वहाँ यू योंग के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, जिसका मतलब साफ था कि योंगिन ने सच में जोही को मार दिया था और यू योंग अब अपने घर में अपनी बहन की आत्मा के साथ रह रही है, पर उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ एक बहन मौत के बाद भी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ रही, वहीं एक दूसरी जगह एक माँ ने अपनी बेटी की लाचारी मिटाने के लिए कुदरत के कानूनों को ही चुनौती दे दी। हमारी इस कहानी में तो सिर्फ आवाजें डर पैदा कर रही थी, पर अब मैं जिस कहानी की बात करने वाला हूँ उसमें डर का कोई चेहरा नहीं, बल्कि एक शैतानी साया है जो कि हर रात बिस्तर के पास आकर बैठता है। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ रंती नाम की एक औरत की, जिसकी बेटी नीना चल नहीं सकती थी, इसलिए अपनी बेटी को दोबारा चलता देखने की जिद में रंती ने एक ऐसी शादी कर ली जिसका मंडप कब्रिस्तान में सजा है, जिससे शैतान ने नीना को पैर तो दे दिए, पर इसके बदले में उसने रंती को अपनी बीवी बना लिया। और अब हर रात रंती को एक कच्चे मुर्गे की बलि देनी होगी, वरना ये शैतान एक एक करके रंती के परिवार को निगल जाएगा। तो क्या एक माँ की ममता शैतान के इस खौफ को मात दे पाएगी? क्या रंती शैतानी बंधन को तोड़कर अपनी बेटी को बचा पाएगी? ये जानने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें, क्योंकि ये शैतान अब किसी और का इंतजार कर रहा है और हो सकता है अगला नंबर आपका हो। और अगर आप ये देख चुके हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा बाय बाय, राधे राधे।